मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा ज्वाइन करना कबूल नहीं है। ये सज्जन जो आप देख रहे हैं, इन्होंने ये पंक्ति कही थी कुछ साल पहले और आज इन्होंने ओथ ली है मुख्यमंत्री पद की। मुख्यमंत्री पद की ओथ ली है किसके साथ? गठबंधन बना के भाजपा के साथ। जी हां, सही समझे आप। तो क्या ये लोकतंत्र में लोगों के साथ, आम जनता के साथ, नागरिकों के साथ धोखा है या नहीं, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। तो ये इधर उधर चलते रहते हैं नीतीश कुमार साहब, और इन्होंने कल इंडिया अलायंस से एग्जिट लिया और आज बिहार के मुख्यमंत्री पद की जो पोजीशन थी उसमें ओथ लिया कि ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बिहार गवर्नमेंट पॉलिटिकल क्राइसिस, ये चीज है, नीतीश कुमार ने ओथ लिया एज द बिहार चीफ मिनिस्टर। तो बिहार की पॉलिटिक्स है, आरजेडी टेक्स टायर्ड चीफ मिनिस्टर, स्वाइप एट नीतीश कुमार आफ्टर हिज ओथ टेकिंग सेरेमनी विद एनडीए। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है ये, जिसने ये काम किया है। नीतीश कुमार हैज रीजॉइंड एनडीए। ये 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं और कितनी बार इन्होंने पिछले कई सालों में दल बदला है, इसलिए पता नहीं क्या बोले, आया राम गया राम या पलटू राम। वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आप इनको क्या बोलना चाहते हैं। तो सवाल उठता है, नीतीश कुमार ने पार्टी क्यों छोड़ी? इन्होंने तो पूरा एक गठबंधन बनाया था, प्री कोalition, जिसको इंडी ब्लॉक या इंडिया अलायंस कहा जा रहा है। ये चीज बनाई थी, उसमें नीतीश कुमार भी पार्ट थे, उसको छोड़ के भाजपा की तरफ आ गए और फिर एनडीए ज्वाइन कर लिया। और यही चीज जो मैंने आपको बताई थी, मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा ज्वाइन करना कबूल नहीं है, इन्हीं के स्वर्ण शब्द हैं जो कि स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। तो सवाल जो है वो राजनीतिक नहीं है, सवाल जो है वो संवैधानिक है। क्या यह संवैधानिक तौर पे कानूनन है, लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? यस, ये चीज हो सकती है। किन किन स्थितियों में हो सकती है, किन परिस्थितियों में हो सकती है, किन कंडीशंस पे हो सकती है, यही मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन पॉसिबल है कि आप दल बदल सकते हो। तो इट इज लीगल एंड एज पर द एंटी डिफेक्शन लॉ, because an alliance can be changed but a particular person after winning the election cannot change the party। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानें। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है? देखिए, कई बार यह होता है, आपने देखा होगा, हॉर्स ट्रेडिंग नाम की एक्टिविटी होती है। सीधी बात हिंदी में बोला जाए, आप किसी और पार्टी के एमएलए या एमपीज को खरीदे, पैसा देकर खरीदे और अपनी पार्टी में शामिल कर ले, जीतने के बाद उसको कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग। तो हॉर्स ट्रेडिंग की एक्टिविटी में जब आप एमएलए या एमपीज को खरीद लेते हो, मतलब खरीदना एक बहुत क्रूड वर्ड हो गया, फाइनेंशियल गेन, या आप लालच दिखाओ मिनिस्ट्रियल पोस्ट का और उस नाम पे आप किसी को, किसी दूसरे पार्टी के सांसद को या एमएलए को अपनी पार्टी में शामिल करो, तो वो जो एमएलए या एमपी है वो डिफेक्टेड एमपी कहलाता है। क्योंकि जब आपने चुनाव लड़ा था तो उस समय चुनाव लड़ने की जब लड़ा था तो आप एक पार्टी के प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। जब आप एक पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हो, उन्होंने ही आपको टिकट दी है, तो जनता आपको ये सारी चीजें देखकर वोट करती है। सिर्फ आपको नहीं करती, आपकी पार्टी भी देखती है, आपका बैकग्राउंड देखती है। जीतने के बाद यदि आप किसी और पार्टी में चले जाएं तो यह जनता के साथ धोखा है और यह चीज भारत में 1985 तक बहुत होती थी। इस वजह से इस चीज को रोक लगाने के लिए इस पे संविधान में अमेंडमेंट किया गया और शेड्यूल 10 ऐड कराया गया, जिसमें डिफेक्शन के कई सारे क्लॉजेस डाले गए। आइए देखते हैं। The anti-defection law punishes individual MPs, MLAs for leaving one party from another or one party to another after winning the election. Parliament added it to Constitution under 10th schedule सन 1985 में। पर्पस क्या है? सरकार में स्टेबिलिटी आनी चाहिए और लेजिस्लेटर्स इस तरीके से एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में दल बदलना ना करें। तो 10वां शेड्यूल जो है वो पॉपुलर हुआ और इसको कहा गया एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, कैसे अप्लाई होगा उसके लिए कानून आया जिसको कहा जाता है एंटी डिफेक्शन एक्ट। और यह चीज 1985 में
52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाई गई थी। यह आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो अब तो आपने ये देखा कि डिफेक्टेड एमपी, अब आप बोलोगे एमपी तो इतने सारे यहां से वहां चले जाते हैं, एमएलएस भी चले जाते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं होते? तो अब आते हैं कि कौन इस कानून में कवर नहीं होता, यानी कि डिफेक्शन किस पे लागू नहीं होगा। कहने का मतलब है यदि वो दल बदल लेता है या वो उस तरीके का मर्जर करता है जो आज हुआ है, तो वो एंटी डिफेक्शन में नहीं आएगा। मतलब वो इंसान जो कर रहा है वो कानूनन तौर पे लीगल है। तो इट अलाउज अ ग्रुप ऑफ एमपीज, एक संगठन है, एक ग्रुप है एमएलएज एमपीज का, टू जॉइन अनदर पॉलिटिकल पार्टी बिना डिफेक्शन को अट्रैक्ट करे। 1985 के अनुसार डिफेक्शन बाय 1/3 ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वाज कंसिडर्ड अ मर्जर। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी एमपी हैं उस या एमएलए हैं, उसके एक तिहाई संसद जो है, अगर वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाए तो उन सबको डिफेक्टेड नहीं कहा जा सकता। यह प्रोविजन पहले था। बाद में 1/3 को 2/3, 2/3 कर दिया गया, यानी आज की डेट में एक पार्टी के जितने भी एमपी एमएलए हैं उसके 67% 2/3 छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाएं, तो फिर आप पार्टी चला क्यों रहे हो भाई? सीधी बात है। अगर 2/3 एमपी तुम्हारे छोड़ के जा रहे हो तो तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी पार्टी में क्या हो रहा है, राइट? 91st अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला? 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पार्टी मस्ट बी इन फेवर ऑफ अ मर्जर फॉर इट टू हैव वैलिडिटी इन द आईज ऑफ लॉ। तो मतलब 2/3 एमपी या एमएलए अगर छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा। अब सवाल ये उठता है कि डिफेक्टेड कौन? जो नीतीश कुमार ने करा है, क्या उन पे डिफेक्शन अट्रैक्ट होता है? एमएलए तो थे ही बिहार में, क्या उन पे डिफेक्शन अट्रैक्ट होता है? जानने वाली बात है। तो डिफेक्शन अट्रैक्ट किन स्थितियों में होता है? दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। वॉलंटरी गिव अप, यदि आप इलेक्शन जीते एक पार्टी की टिकट पे या इंडिविजुअली और आपने वो पार्टी छोड़ दी अपने आप, तो आप डिफेक्टेड एमपी या एमएलए कहलाते हो। दूसरा है वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो उसके जो हेड या पार्टी प्रेसिडेंट या जो विप होते हैं, WHIP विप होते हैं, उनके द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन अगर आपने डायरेक्टली नकारा है, मतलब उन्होंने बोला इस बिल के फेवर में वोट करो, आपने नहीं करा, या उन्होंने बोला नहीं करो, आपने कर दिया, तो आपने इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करा है, तब भी आप डिफेक्टेड हो। इलेक्टेड मेंबर हो आप, यू हैव बीन इलेक्टेड। इफ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये भी है, कोई इंडिपेंडेंटली अपने आप लड़के चुनाव जीत गया और फिर उसने उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, ये डिफेक्शन अट्रैक्ट करता है। और कोई नॉमिनेटेड मेंबर हो, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, जैसे सचिन तेंदुलकर एमपी थे, जावेद अख्तर साहब एमपी थे, रेखा जी एमपी हैं, कई सारे जो है प्रसिद्ध प्रख्यात अपनी अपनी फील्ड्स में जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, कुछ कुछ लोगों को एमपी का पद दिया जाता है, वो नॉमिनेटेड एमपीज कहलाए जाते हैं। अगर आपको नॉमिनेट किया है तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। नॉमिनेशन के बाद अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो चीज डिफेक्शन अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर 6 महीने के बाद करी तो आप डिफेक्टेड हो। तो ये सारी सिचुएशंस जो है ये ग्राउंड फॉर डिफेक्शन है, एक एमपी या एमएलए डिफेक्ट हो जाता है। अब क्यों एंटी डिफेक्शन लॉ या डिफेक्शन जो है पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है? पॉलिटिकल सिस्टम को छोड़िए, आपके और हमारे अधिकार, हमारे साथ धोखा है। इलेक्टोरल मैंडेट, इसको आपने सबवर्ट कर दिया, आप कहीं और चल दिए, मजाक चल रहा है क्या? सो इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ वन पार्टी और आप दूसरी पार्टी में चले गए, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको फाइनेंशियल गेन है या मिनिस्टर बना रहे होंगे। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही यह चीज कही गई थी कि आया राम गया राम, मतलब आया एक पार्टी से गया दूसरी पार्टी में आया, अपनी पार्टी से गया दूसरी पार्टी में आया राम गया राम। दिस स्लोगन वाज कॉइन्ड इन 1960s अगेंस्ट द पीपल हु स्विच पार्टीज। जो लोग पार्टी स्विच करते हैं उनको आया राम गया राम कहा जाता है। और आज वो ऐतिहासिक समय है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसके आगे एक शब्द को और जोड़ दें जो आपने थंबनेल पे देखा था, आया राम गया राम और पलटू राम। सो डिफेक्शन लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी तो है, आप अनस्टेबल आदमी हो, आप आज यहां कल वहां। नीतीश कुमार को कौन भरोसा करेगा? भरोसा करने लायक इंसान नहीं है। कल को वो अगर कोलिशन चाहते होंगे अपने ऑपोजिशन के साथ, तेजस्वी यादव के साथ या कांग्रेस के साथ, कभी नहीं हो पाएगा। सो गवर्नमेंट एंड अफेक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन और हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करता है। हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से ही डिफेक्शन होती है वैसे तो, जो मैं आपको समझा चुका हूं। अब आती है प्रॉब्लम। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कानून है उसमें एक पैराग्राफ है जो कि नीतीश कुमार ने पढ़ा और बोला कि जो वो कर रहे हैं वो संवैधानिक तौर पे कैसे वैलिड है। और वाकई में बताऊं वैलिड है, इलीगल कुछ नहीं करा उन्होंने। तो पैराग्राफ 4 क्या कहता है? पैराग्राफ 4 कहता है
एंटी डिफेक्शन लॉ क्रिएट्स एन एक्सेप्शन फॉर मर्जर्स बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। अगर दो पार्टी मर्ज हो रही है, वो चीज डिफेक्शन अट्रैक्ट नहीं करती। बाय इंट्रोड्यूसिंग थ्री क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स, तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। ओरिजिनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी टू विच अ मेंबर बिलोंग्स, कि आप ओरिजिनल पार्टी में बिलोंग करते हो, पार्टी ए पार्टी बी, इसके एमएलए है इसके एमएलए है, बिल्कुल ठीक बात है। लेजिस्लेचर पार्टी, जो सरकार बनाने वाली है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ हाउस फॉर द टाइम बीइंग बिलोंगिंग टू वन पॉलिटिकल पार्टी, इसको बिलोंग करते हैं। डीम्ड मर्जर, दो पार्टी के अलग अलग एमएलए या एमपी इलेक्टेड जो है वो मर्ज कर रहे हैं, मतलब so it does not clarify whether original political party refers to the party at the national level or the regional level, कोई भी पार्टी हो सकती है। जैसे इसी केस में भाजपा एक नेशनल पार्टी है और जेडीयू एक रीजनल पार्टी है। तो पैरा 4 स्टेट करता है, a merger can take place only when original party merges with another political party। एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर सकता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स के साथ। मतलब अगर 2/3 मेंबर्स ने हाँ भी भर दी तो आप मर्ज कर सकते हो, एंड और मेंबर जो है इससे अग्री कर लेते हैं। तो यही चीज हुई है। नीतीश कुमार ने ये लूप होल जो है इसे एक्सप्लॉइट करा है और इसी को कोर्ट करा है। आपको बताते हैं कैसे। तो बिहार में हुआ क्या, ये मर्जर कानूनन क्यों है? संविधान के अनुसार 2/3 एक पार्टी के एमएलए अगर दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर ले, ज्वाइन नहीं करें, मर्ज कर ले, तो उस मर्जर को लीगल माना जाता है और कोई भी डिफेक्टेड एमएलए नहीं होगा। So 2/3 are required to merge where all JDU members are supporting BJP और NDA। आज क्या हुआ, JDU के जितने एमएलए थे उन्होंने सबने बीजेपी के साथ मर्जर कर लिया। तो 2/3 नहीं, 67% नहीं, 100% लोगों ने मर्ज कर लिया। कैसे किया है देखिए, ये देखिए, ये है पूरा बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली का सिनेरियो जो विधानसभा है। तो टोटल विधानसभा में 243 सीट्स है, यानी आपको डिवाइडेड बाय 2+1 इतनी सीटें चाहिए इलेक्शंस जीतने के लिए, या इतनी सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। भाजपा की 78 सीट्स थी, तो जाहिर सी बात है सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि इनको कितने चाहिए, इनको 122 एमएलए चाहिए सरकार बनाने के लिए। भाजपा के 78 है। गठबंधन के लिए एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिससे यह आंकड़ा पार हो। तो क्या हुआ, जेडीयू के 45 एमएलए, एचएएम के 4 एमएलए, आईएनडी एक लोकल पार्टी है उसका 1 एमएलए, सबने मिलकर गठबंधन बनाया। इसको बोला जा रहा है एनडीए गवर्नमेंट, और 128 सीट्स हो गई। इस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार बनी है। तो जेडीयू हैज 45 सीट्स, बीजेपी की इतनी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की 4 है, और आईएनडी की 1 है। इस तरीके से सरकार बनी है। यह पहली बार नहीं हुआ है। आज से 2 साल पहले महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा हुआ था, जहां पे शिवसेना में एक फैक्शन था, एकनाथ शिंदे के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने तकरीबन 30-35-40 एमएलएस ने शिवसेना छोड़ के भाजपा के साथ मर्जर करा, और एकनाथ शिंदे साहब जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। तो क्विट करके ये चीज हुई। दे रिप्लेस्ड बाय अनदर गवर्नमेंट कंप्राइजिंग अ फैक्शन ऑफ द शिवसेना। लीडर ऑफ द ब्रेकअवे सेना फैक्शन एकनाथ बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ये चीज जो है ये हो चुकी है। हरियाणा में ये काफी देखा जाता है, सेंटर ऑफ एंटी पार्टी पॉलिटिक्स, और ये हर बार होता है। देयर वर केसेस ऑफ डिफेक्शन बाय लीडर्स 1990, 96, 2004, 2009, आप आगे भी देखते रहेंगे, ये चीज चलती रहेगी। ये चीज नीतीश कुमार ने भी पहली बार नहीं करी है। ये ऑसिलेट मतलब घूमते झूलते रहते हैं भाजपा और दूसरी पार्टियों के साथ। इस बार इन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाई है, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब आप सोच के देखिए क्या चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 10th शेड्यूल को कई सारे केसेस में लागू करा, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि हो तो हॉलोहन वर्सेस ज़ाचलहू, one of the judges observed that the suspicion bias on speaker's role could not be ruled out at his or her election and tenure depends on majority will of the house। जो भी will of the house है, majority में जो लोग बोलेंगे वही चीज होगी। यहां पर मैंने एक स्लाइड डाली है जिसमें मैंने 2019 के सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी ने नीतीश कुमार ने भाजपा को सपोर्ट करा था। तो बिहार की 40 सीटें हैं लोकसभा में, तो नीतीश की जो है कई सारी, बीजेपी की 17 सीटें आई, जेडीयू की 16 सीटें आई। तो नीतीश की 16 सीटें आई, इन्होंने गठबंधन बना लिया बीजेपी के साथ। और लोक जनशक्ति पार्टी की 6 सीटें आई, तो इन सब ने मिला के जो है सरकार बना ली। बाकी सीटें जो है और पार्टियों की आई थी। दिस इज व्हाट हैपेंड। अब कोई भी इतनी बार दल क्यों बदलता है? व्हाई डू पीपल टर्न? कोई पलटू राम क्यों होता है? क्योंकि आपको जाहिर सी बात है कहीं से कुछ मिल रहा होगा, मिनिस्ट्रियल बर्थ मिल रही होगी, पैसा मिल रहा होगा,
इनको प्रधानमंत्री बनना है, इनका एम्बिशन है प्राइम मिनिस्टर बनने का, जो कि फुलफिल आज तक नहीं हुआ। अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि अब तो आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी के तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आप सभी को पता है। तो एम्बिशन गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ धोखा करके, वो चीज गलत है। तो ये चीज एक सवाल उठाता है ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब लोग जो है वो भारतीय संविधान को जो है क्वेश्चन करेंगे कि ये क्या ड्रामा है, ये किस तरीके से है कि हम किसी पार्टी को वोट करें और वो एमएलए जाके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले। तो धोखा कौन खा रहा है? धोखा तो लोग खा रहे हैं। तो भारत के संविधान पे ये सवाल है, और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या लैकिंग है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ये देखने वाली बात है। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड, जिस वजह से इसका नतीजा ये होगा कि इंडियन डेमोक्रेसी का भरोसा संविधान पर से, सरकार पर से, इलेक्टेड एमएलए एमपीज पर से खत्म हो जाएगा। तो आप भरोसा करोगे किस पे? डेमोक्रेसी जो है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी हैम्पर हो रही है, एक तरीके से खत्म हो रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया, रेपरकशंस काफी गलत है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर बीइंग डाइवर्टेड और दे आर बीइंग डाइल्यूटेड। तो क्या तरीका है आगे बढ़ने का? तरीका यह है कि संविधान को अमेंड किया जाए या कानून को अमेंड किया जाए, जिसकी वजह से आया राम गया राम या पलटू राम वाला कॉन्सेप्ट आज की डेट में काम ना करे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द रूल बुक। अगर ऐसा कोई करता है तो इलेक्शन कमीशन उसे डिस्क्वालीफाई करे, या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में यह लागू करे कि आप जीतने के बाद ये चीज अगर करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कभी भी किया जा सकता है। भारत के लोग जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। सो दे शुड वोट एट फॉर अ पर्सन हु इज रियली गुड फॉर देम एज वेल एज द एंटायर कंट्री। उनके लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। आप नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करिएगा। हम बहुत मेहनत से ये वीडियोस आप तक लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये जितने भी पीपीटीज पीडीएफ हैं आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम हैंडल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसे भी आप ज्वाइन करें। That would be all. Thank you so much. Bye everyone. Take care. All the best.